हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। जिन स्टूडेंट्स के यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के इंटरव्यू चल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुके हैं बिकॉज 17 अक्टूबर से इंटरव्यू स्टार्ट थे। अभी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की कुछ डाउट्स थे रिगार्डिंग कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमें वहाँ पर इंटरव्यू के समय लेकर जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करा कर ले जाने हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इंश्योर करनी है टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। तो जो नोटिफिकेशन है, जो नोटिस है ऑफिशियल जो यूपीपीएससी ने पब्लिश किया था, उसमें मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, वो मैं आपको जस्ट ब्रीफ कर देता हूँ सो दैट आपको आइडिया लग जाए और आप कोई चीज़ मिस ना करो। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल नोटिस था जिसमें 20 अक्टूबर से सिविल इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज स्टार्ट थे, जिसमें अब जो नेक्स्ट इंटरव्यू स्लॉट है वो 31 अक्टूबर से स्टार्ट है। 20 और 21 वाले स्टूडेंट से अगर आपकी किसी से बात हो जाती है तो आप बात करके उससे पूछ सकते हो। तो जस्ट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस और जो इसमें डिटेल्स दी हुई हैं वो उसके हिसाब से मैं आपको जस्ट ब्रीफ कर देता हूँ। 11 नवंबर तक आपके इंटरव्यूज शेड्यूल्ड है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के, बाकी स्ट्रीम्स के ऑलरेडी इंटरव्यूज हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको एक लिंक दिया हुआ था जिसमें आपको अपना फॉर्म फिल करके सभी डिटेल्स फिल करके सबमिट करनी थी। ये लिंक ऑलरेडी आपको पता है और आपने ऑलरेडी कुछ लोगों ने रजिस्टर कर दिया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि हम ये रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं। तो जो आपका शेड्यूल्ड डेट ऑफ इंटरव्यू है, जिस दिन आपका एग्जाम की इंटरव्यू की डेट ऑलरेडी इस नोटिस में रोल नंबर के हिसाब से जिस दिन शेड्यूल की गई है उससे एक दिन पहले तक आप अपना ये फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हो। बट आई विल एडवाइस कि आप 2-3 दिन पहले फॉर्म फिल करके सबमिट कर दीजिए सो दैट अगर आपको कोई गलती निकल के आती है तो आप उसे रेक्टिफाई करने का एक चांस मिलता है, वो भी आपको एक दिन पहले तक ही रेक्टिफाई करने का ऑप्शन देता है सिस्टम। तो फॉर्म फिल करना है, उसमें बहुत सारे अलग अलग लेवल पे फॉर्म्स हैं और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। सिंपली अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और बेसिक डिटेल से आपका लॉगिन हो जाएगा। उसको सबमिट करने के बाद अगर कोई गलती आपको पता चलती है तो वहाँ पर सबमिट करने के बाद आप जब वापस लॉगिन करोगे तो यहाँ पर क्लिक हियर टू मॉडिफाई डिटेल्स आफ्टर सबमिशन ऑफ कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी एक लिंक आता है। जब आप सबमिट कर दोगे कोई भी आवेदन फॉर्म का मतलब है ये जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसे आवेदन फॉर्म बोल रहा है, जिसमें फॉर्म सेट्स हैं अलग अलग। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपकी जॉब की एक्सपीरियंस डिटेल्स हैं, आपका मार्क्स जितनी भी आपने गेन किए हैं ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, वो सारा डिटेल्स आपका बेसिक डिटेल्स के साथ इसमें फिल करना है। तो कोई कटिंग नहीं करनी है, कोई ओवर राइटिंग नहीं करनी है। अगर आपको से लगता है आपको उससे गलती हो गई है तो आप रिवाइज करके वापस डिटेल सबमिट करके एक बार कर सकते हो। दूसरा बार ऑप्शन नहीं है, मतलब एक ही चांस है आपके पास करेक्शन करने का। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ने अगर इंटरव्यू अपना रीशेड्यूल कराया है, किसी कारणवश वो नहीं जा पाते हैं इंटरव्यू देने और इंटरव्यू रीशेड्यूल करा लिया है, तो लेकिन जो आपका ये फॉर्म सबमिट करने वाला जो ऑप्शन है ये आपकी अभी की शेड्यूल जो सबसे पहले बार नोटिफाई किया है यूपीपीएससी ने, उस डेट से एक दिन पहले तक आपको करा लेना है। आपको ये नहीं जो रीशेड्यूल डेट है उससे एक दिन तक पहले का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, सो वो पहले आपको करना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है और एक दिन पहले यहाँ पर लिखा हुआ है एक दिन पूर्व तक ही यह सुविधा अनुमन्य है। करेक्शन की भी जो डेट है यानी हमारा ये लिंक जो है वो एक दिन पहले तक आपके लिए रहेगा आपके शेड्यूल डेट से, वो सिस्टम में इन्होंने इनबिल्ट कर दिया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, कुछ फॉर्म्स लिखे हुए हैं जो आपको बनवाने हैं एज पर योर एलिजिबिलिटी। जो आपने डिटेल्स फिल की है उसके हिसाब से कौन कौन से फॉर्म आपको ले जाने हैं खुद आपको डिसाइड करने हैं। जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप कोई भी कास्ट की वजह से बेनिफिट ले रहे हो, ओबीसी या शेड्यूल कास्ट या फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हो, तो आपको उसका प्रॉपर फॉर्मेट जो इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए हुए हैं फॉर्मेट्स, एडवर्टाइजमेंट के साथ भी था, उस फॉर्मेट में आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना है और उसको लेकर जाना है। ओरिजिनल कॉपी भी लेके जानी है और फोटो कॉपीज भी 2 सेट में लेकर जानी है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप 2 सेट में लेके जाइए, फोटो कॉपी और अलॉन्ग विथ उनकी ओरिजिनल कॉपी। ठीक है, स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी के आश्रितों डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स वाला जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाना है। विकलांगता यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र है और ये इसका मतलब ये सारे सर्टिफिकेट जिसमें आप एलिजिबल हो, जिसको आप क्लेम कर रहे हो, वो लेकर जाना है, जिसका फॉर्मेट आपको अवेलेबल है
अब जो आपने फॉर्म सबमिट किया है, फाइनल फॉर्म सबमिट किया है, अगर करेक्शन के बाद किया है, तो आपके उस फॉर्म सेट में बेसिकली एक एप्लीकेशन फॉर्म है, बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म, अभिमान्यता प्रपत्र है, प्रमाणीकरण प्रपत्र है, देशना प्रपत्र है और अंक तालिका विवरण है। इसमें आपके ईयर वाइज मार्क्स हैं, उसको मुद्रित करके यानी प्रिंट आउट लेके आपको उसके साथ समस्त शैक्षिक अभिलेखों को, यानी आपकी ईयरली जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी, अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो उसका ईयरली मार्कशीट होगी, उन सभी फॉर्म्स की आपको फोटोकॉपी कराकर इस फॉर्म सेट के साथ लगानी है और सभी को सेल्फ अटेस्ट करना है। इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी आपके सर्टिफिकेट्स आपको गेस्टेड ऑफिसर से साइन कराने की जरूरत नहीं है, सिंपली स्वप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड होंगे और एक आइडेंटिफाइड लोकेशन पे आपको नीचे सेल्फ अटेस्टेड करके साइन कर देने हैं सिंपली। ठीक है, तो 2 सेट आपको तैयार कर लेने हैं। इस फॉर्म सेट का प्रिंट आउट लेके ये सारे पेपर्स आप लगा लोगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या जिस पर भी आप क्लेम कर रहे हो, बेनिफिट क्लेम कर रहे हो। ठीक है, साइन करने के बाद आपको राजपत्रित अधिकारी यानी गैजेटेड ऑफिसर से केवल एक काम करवाना है, 2 जो फोटोज हैं वो आपको अटेस्टेड करानी है, अटेस्ट करके यहाँ पे साइन करा देना है स्टैंप के साथ। ठीक है, और 2 प्लेन फोटोज आपको लेके जानी है जिसमें आपको उसके पीछे अपना नाम और नंबर लिख देना है। ठीक है, फादर्स नेम भी आप लिख सकते हो और प्रथम सत्र में सुबह 9 बजे आपको पहुंचना है। जिनका सेकंड सेशन में है वो उनको 1 बजे तक इस प्रयागराज का में यूपीएससी का ऑफिस है वहां पर आपको पहुंचना है। उसके साथ साथ जो आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, आपकी मार्कशीट्स हो गई, ये आपको साथ में लेकर जाना है प्रत्येक वर्ष की। लास्ट वाला नहीं, इसमें इंडिविजुअल सभी ईयरली मार्कशीट्स आपको लेके जानी है। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र यानी जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आपने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि आप जॉब कर रहे हो तो आपका उसका कोई प्रूफ लेके जाना है। और अगर ये है कि आपने रिजाइन कर दिया है ऑलरेडी तो रेजिग्नेशन चलेगा। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या रेजिग्नेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, केवल उनका डिक्लेरेशन ही सफिशिएंट है। तो जितने भी प्रमाण पत्र हैं अपना आईडी प्रूफ जरूर रख लें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी अवेलेबल हो। उसके अलावा अगर यूपी फीमेल कैंडिडेट है तो उसमें अपने फादर के बिहाफ में निवास प्रमाण पत्र चाहिए, बिकॉज उसके बेसिस पर आपको जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। जो उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग हैं, बिकॉज जो ओबीसी या एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो यूपी के हैं उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। दूसरे स्टेट के अगर ओबीसी या एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो उनको उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग में बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको सर्टिफिकेट यूपी का होना चाहिए तभी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो वो नवीनतम होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए, तो वो प्रमाण पत्र ओरिजिनल में और उसकी 2 फोटोकॉपीज भी आपको अपने इस फॉर्म सेट के साथ लगा कर ले जानी है। केंद्र अथवा राज्य सरकार के कार्यरत अभ्यर्थी यानी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं वहां से आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर जाना है। अनापत्ति प्रमाण पत्र का मतलब एनओसी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है इंटरव्यू के टाइम पे भी फॉर्म फिल करते समय या फॉर्म जब इनिशियली भरा था तो उनको जरूरत नहीं है एनओसी ले जाने की। लेकिन अगर उन्होंने कहीं पर भी किसी स्टेज पे ये डिक्लेरेशन दिया है कि वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो उन्हें ये कैरी करना होगा, ये मस्ट होगा, अदरवाइज ये सिलेक्शन प्रोविजनल कर देते हैं अनलेस एंड अनटिल वो एनओसी आप नहीं सबमिट करते हो। और फर्दर अगर आप नहीं सबमिट करते हो तो कैंडिडेचर कैंसिल भी कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है जिन्होंने अप्लाई तो कर दिया बट उनको एनओसी नहीं मिली प्रॉपर चैनल के थ्रू और वहां पर उनका सिलेक्शन प्रोविजनल हो जाता है और फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है सिलेक्शन के दौरान ही। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो सोच समझ कर भरें आप जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो वहां पर आपको क्या लिखना है, क्या दिखाना है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। एनओसी इज मस्ट। इन केस इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म में फिल किया हुआ है लेकिन वो डॉक्यूमेंट आपके पास इस समय अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली एक 10 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे एक सिंपल एफिडेविट बनवा लीजिएगा इंटरव्यू में जाने से पहले और वो सपोर्टिंग दे दीजिएगा कि हम सब्सिक्वेंटली उसको सबमिट कर देंगे तो दे विल कंसीडर यू इन इंटरव्यू और आपका सिलेक्शन प्रोविजनल हो जाएगा और सब्सिक्वेंटली रिजल्ट आने के बाद आप उसका डॉक्यूमेंट बनवाकर सबमिट करा दीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसमें आपको अगर कोई फर्दर कोई डाउट लगता है
तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।